Hello friends, I am Neha Gupta, and as you all know that we have started a crash course for BPSC and other state PSC, and this is class 5. We have completed 4 classes before, and if you haven't seen, then please go and visit my channel. You will get every class there. So friends, this is all about me. Now let's begin the topic. Today we are going to study about making of the constitution and major committees of Constituent Assembly. In the previous class we have started constitution, so let's begin. Today we will study making of the constitution and Constituent Assembly. फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आया तो फर्स्ट टाइम किसी के दिमाग में तो आया होगा ना, किस तरह का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि लोगों की बातों को सुने, उसके ऊपर डिस्कशन करे, बाद में जाके उस पर लॉ बनाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? वो आया था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? कौन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया था? तो वो थे एम.एन. रॉय। नाउ INC, that is Indian National Congress, also demanded for it in 1935 सेशन। 1935 का जो सेशन हुआ था उसमें जो INC थे वो डिमांड किए थे कि इस तरह का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लोगों की बातों को सुने और उसके बाद क्या करे, लॉ को फ्रेम करे। Cabinet mission was appointed in 1946 to meet the purpose. कैबिनेट मिशन जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरह से 3 जो कैबिनेट मेंबर्स जो आए थे ब्रिटेन से इंडिया हेल्प करने के लिए इंडियंस को उनके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो जो कैबिनेट मिशन था वो अपॉइंट किया गया था किस लिए? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड। उसके बाद क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाता है। उसके बाद क्या डिसाइड किया जाता है कि कितना स्ट्रेंथ होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो टोटल स्ट्रेंथ बोला गया कि 389 होगा। ठीक है, अब 389 को इस तरह से डिवाइड किया गया। अब 389 को इस तरह से डिवाइड किया गया कि एक पार्ट जो था वो ब्रिटिश इंडिया था और दूसरा पार्ट जो था वो प्रिंसली स्टेट था। तो ब्रिटिश इंडिया को क्या बोला गया कि आपके पास क्या रहेगा? आपके पास 296 सीट्स रहेगा। और दूसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या बोला गया कि आपके पास 93 सीट्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो ब्रिटिश इंडिया था इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट क्या था? गवर्नर का प्रोविंसेस था, गवर्नर्स प्रोविंसेस, और दूसरा पार्ट क्या था? कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो जो गवर्नर्स का प्रोविंसेस था वो 292 था और ये जो रिमेनिंग 4 है फ्रॉम 296 ये क्या था? ये कमिश्नर्स का प्रोविंसेस था। तो इस तरह से क्या किया जाता है? सीट को अलोकेट किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 389 टोटल सीट्स था जिसमें को 2 पार्ट्स में डिवाइड 389 टोटल सीट्स था जिसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज 296 दैट इज फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड अनदर वन इज 93 दैट इज फॉर प्रिंसली स्टेट। Okay, and further British India, that is 296, is further divided into 2 parts. That one is for governor provinces, one is for governors provinces, that is 292, and another one is commissioner provinces, that is 4. तो हमने देख लिया कि सीट को किस तरह से डिवाइड किया गया था। हमने देख लिया किस तरह से सीट को डिवाइड किया गया था। अब सीट एलोकेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो ऐसे कैसे डिसाइड होगा कि कितना मतलब सीट होना चाहिए। तो ये क्या इसका रखा गया है, एक क्या रखा गया इसमें कि जो 1 लाख फॉर एवरी
10 लाख पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख जो पॉपुलेशन होगा उसके ऊपर एक रखा जाएगा, एक उम्मीदवार रखा जाएगा 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये क्या था, ये तरीका था कि ये डिसाइड करने का कि कितना सीट होना चाहिए। तो ठीक है, 1 लाख फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1 लाख नहीं है, 1 फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन। क्या है, एक सीट 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर क्या होगा, एक सीट मिलेगा। नो नेक्स्ट। सीट्स इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, हमने देखा कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, पहले हमने यहाँ पे देखा था जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था उसमें क्या था, उसमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया था। क्या था, सिख, मुस्लिम एंड जनरल। जिस तरह से कम्युनल इलेक्टोरेट चलाते आ रहे थे ब्रिटिशर्स हमेशा से, तो इसमें भी ऐसा क्या डिसीजन लिया गया कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा और कम्युनल बेसिस पे। एक क्या था, एक सिख था, दूसरा मुस्लिम था एंड तीसरा जनरल था। बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो इंडिया में होता है वो भी इसी मेथड के थ्रू होता है। तो उस समय क्या हुआ था, ये डिसाइड किया गया था कि जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक सिख होंगे, एक मुस्लिम होंगे और तीसरा पार्ट क्या होगा, जनरल होगा। अब प्रिंसिपल ये तो हो गया, ये तो था इनका कि ये इनको इलेक्शन के थ्रू होगा। और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट थे, दैट इज रिमेनिंग 93 सीट, वो ऐसा डिसाइड किया गया कि ये क्या होगा, नॉमिनेशन बेसिस पे होगा। इसमें हालांकि होता क्या है कि प्रिंसली स्टेट जो होते हैं वो एक भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ये 93 का 93 सीट क्या होता है, वैकेंट रह जाता है। क्यों वैकेंट रह जाता है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के जो थे हमेशा से वो लोग क्या किए थे, शासन किए थे। अब वो नहीं चाहते थे कि वो शासित हो। और दूसरी बात, उनको ये चीज पता था कि जो लीडर्स है उनका बहुत अच्छा पकड़ है लोगों के बीच में, तो उनको रहते हुए हम लोग तो जीतेंगे ही नहीं। इसलिए क्या किए थे ये लोग किए थे कि ये लोग एब्सेंट हो गए थे इलेक्शन वाले दिन। तो क्या हुआ था कि 93 का 93 सीट्स जो था वो वैकेंट रह गया था। अब देखो, जब इलेक्शन होता है तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसमें मिलता है, यूपी को मिलता है, दैट इज 55। यूपी को 55 सीट्स मिलता है, मद्रास को 49 सीट्स मिलता है एंड बिहार को 36 सीट्स मिलता है। अब क्या है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो था वो बन चुका होता है, तो फर्स्ट सिटिंग उसका कब होता है, उसका फर्स्ट सिटिंग होता है 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो कब हुआ था। वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और उसके कौन प्रेसिडेंट बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे और उसके जस्ट 2 दिन बाद वापस से सेकेंड सीटिंग होता है। उसके वापस से क्या होता है, फर्स्ट सीटिंग जो हो चुका होता है और उसके बाद क्या होता है, सेकेंड सीटिंग होता है। कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को क्या होता है, सेकेंड सीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब प्रेसिडेंट देखो क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे और सिर्फ 2 दिन तक प्रेसिडेंट रहते हैं वो। उसके बाद जो सेकंड सिटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को, उसको क्या होता है, उसमें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि सेकंड सिटिंग के थ्रू बनाए गए थे। और इस सिटिंग में क्या हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट।
अब देखो क्या होता है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कोई बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी तो चाहिए कि कोई उसको एडवाइस करे, कोई डिस्कशन करे, कोई इसको सलाह दे। तो उसके लिए किसको नियुक्त किया गया था? उसके लिए बनाया गया था BN रॉ को। नेक्स्ट, ड्यू टू विथड्रॉवल ऑफ मुस्लिम लीग, स्ट्रेंथ रिड्यूस टू 299 अगेंस्ट 389। बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग जो थे वो क्या करते हैं, वो अपने विड्रॉ कर लेते पूरे के पूरे। तो उससे क्या हो जाता है, जो 389 सीट था जो हमने देखा था, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ था 2 पार्ट्स में, तो वो क्या होता है 389 सीट कम होकर अब क्या हो जाते हैं 299 ही अब बचता है। अब सीट्स इन ब्रिटिश प्रोविंसेस 296 टू 229। अब क्या होता है कि क्योंकि मुस्लिम लीग विड्रॉ कर लेते, इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रिटिश का प्रोविंसेस होता है उसमें 296 जो सीट था उसके बजाय क्या बचता है 229 ही अब बच पाता है। फॉर प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थे जो कि 93 सीट्स थे जिसके पास, उसका क्या होता है 70 बच जाता है। Constituent Assembly was also worked as legislative body presided by GV Mavalanकर। और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है वो कभी कभी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करता है। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है, लॉ को फ्रेम करना, ठीक है, लॉ बनाना। तो ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कभी कभी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करता है, जिसको कि प्रिसाइड कौन करता है, GV मवलंकर। अब देखो हम लोग आते हैं मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि कौन कौन से कमिटीज बनाए गए और क्या क्या रिकमेंडेशंस था, हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या आया था, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे पहले आया था, जिसमें कौन कौन थे इसके मेंबर्स, KM मुंशी, N गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, N माधव राव जो कि बाद में BL मित्रा के थ्रू रिप्लेस हो चुके थे, TT कृष्णामाचारी जो कि DP खैतान के थ्रू रिप्लेस हो गए थे, एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। फ्रेंड्स आपको सारे नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरह से MCQ बनता है, तो आप प्लीज इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का क्या था, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी दैट इज जवाहरलाल नेहरू अगेन। तीसरा स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। आप ऐसे याद रख सकते हो, यूनियन का जितने हैं वो जवाहरलाल नेहरू और स्टेट्स के जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब क्या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रोविंशियल हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे सारे स्टेट्स को यूनाइट करने में। तो प्रोविंसेस को यूनाइट करने में वो किसी भी प्रोविंस को इंडिया से अलग नहीं होने दिए। तो इसीलिए प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष किनको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल। क्या होता है, एडवाइजरी कमेटी बनाया गया था फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एंड ट्राइबल के लिए। तो इसका किसको अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेन। अब स्टीयरिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उनको किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, वो भी किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल सब कमेटी, फंडामेंटल सब कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, JB कृपलानी। किसको बनाया गया था, JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी, HC मुखर्जी। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऐसा भी कमेटी बनाया गया था जो कि फंक्शंस जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसको रेगुलेट करेगी, गाइड करेगी। तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, GV मवलंकर।
जीवी मावलंकर। हॉस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बी पटाभी सितारामैया। किसको बनाया गया था? बी पटाभी सितारामैया। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा भी कमेटी बनाया गया था जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। किसको बनाया गया था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। Now friends, this is the end of our today's session and हमने देखा आज कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने सीट का बंटवारा हुआ था और जो कमेटीज थे वो कौन कौन से बनाए गए थे उस टाइम पर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डिटेल से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ आप बने रहिए एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।